हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 9 कारक। आज हम कारक पढ़ेंगे। ठीक है। संज्ञा और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का यूज करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। ठीक है। पर का अर्थ मतलब होता है बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं कारक के चिन्ह। जैसे देखो, राजू ने खीर खाई। राजू ने खीर खाई। शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं। मोहन गेंद से खेल रहा है। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। इन वाक्यों में आए, ने, को, से, के लिए तथा परसर्ग संज्ञा या तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। किसको प्रकट कर रहे हैं? संज्ञा तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। यदि हम वाक्यों में इन कारक चिन्हों को हटाकर पढ़ें तो हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा क्रिया शब्द आपस में समझ नहीं आएंगे और वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अब देखो, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद बताए गए हैं, उनके चिन्ह भी दिखाए गए हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ और लक्षण देखिए। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह है ने। इसमें कभी कभी ये चिन्ह नहीं भी होता है। तो इसका लक्षण है क्रिया करने वाला। तो इसमें क्या है? जिसमें क्रिया करने वाला के बारे में बताया जा रहा है वहाँ पे ने आएगा। ठीक है। कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है विभक्ति चिन्ह को। तो इसमें कभी कभी कोई चिन्ह नहीं, इसमें कभी कभी ये चिन्ह नहीं आता है। जैसे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण कारण से या के द्वारा। जिस साधन से क्रिया हो। संप्रदान कारक को या के लिए, ये विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, मतलब पृथकता का भाव, अलग होने का। ठीक है। जहाँ पृथक होने का भाव हो, अलग होने का भाव हो। संबंध कारक का, के, की, रा, री, रे, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह संबंध कारक का। तो जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो। अधिकरण कारक में या पर। ठीक है। में पर दोनों आ सकते हैं अधिकरण कर में। तो क्रिया होने का आधार या स्थान। संबोधन कारक हो, अरे, हे, अरे। ठीक है। ये संबोधन है जिससे संबोधित किया जाए। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली ने दूध पिया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। इन वाक्यों में बिल्ली और कृष्ण कर्ता है। क्या है? बिल्ली और कृष्ण कर्ता है। इसके साथ कर्ता कारक का परसर्ग ने लगा है। अनेक स्थानों पर ने का प्रयोग नहीं होता है। कई स्थानों पर ने का यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखो, प्रसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे देखो, कर्ता कारक को विभक्ति के साथ। अब कर्ता कारक में ने ना लग के क्या लग रहा है? को विभक्ति लग रही है। जैसे देखो, मोहन को स्कूल जाना है। बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए। असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए कर्ता कारक के लिए से पर असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए कर्ता कारक। ठीक है। कर्ता कारक के लिए से परसर्ग का प्रयोग। जैसे मीता से चला नहीं गया, मतलब ये असमर्थ है, जो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। मीता से चला नहीं गया, ये क्या है? करता है। ठीक है। मीता क्या है? करता है। दादी जी ने से उठा नहीं गया, ये भी क्या है? करता है। तो वो क्या है? असमर्थ है तो वो काम करने में। तो वहाँ पे क्या लगा है? कि से यूज हुआ है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे छात्रों द्वारा चित्र बनाया गया, ये क्या है? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में। ठीक है। तो छात्राओं क्या है? छात्र करता है, द्वारा चित्र बनाया गया, छात्रों द्वारा। बच्चे द्वारा दूध पिया गया, तो क्या है? बच्चे करता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? द्वारा और के द्वारा। ठीक है। ने का प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया होने पर ही ने का प्रयोग होता है। जैसे रीमा पढ़ रही है, ये क्या है? वर्तमान। शर्मा जी फोन करेंगे, भविष्यकाल। बच्चा बहुत रोया, भूतकाल। जीवन ने पान खाया, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। तो पान खाया तो सकर्मक क्रिया है और बच्चा बहुत रोया, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब है कर्म कारक नंबर 2। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक की विभक्ति को है। जैसे शिक्षिका ने माही को टॉफी खिलाई। ठीक है।
शिक्षिका ने माही को टॉफी खिलाई। इस वाक्य में खिलाई क्रियापद के कार्य का फल माही पर पड़ता है, इसलिए माही कर्म कारक है। किसी वाक्य में कर्म कारक के लिए कोपसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे रश्मि ने पत्र लिखा। इस वाक्य में लिखा क्रिया के कार्य का फल पत्र पर पड़ रहा है। रश्मि ने पत्र लिखा में क्या हो रहा है? इस वाक्य में क्या हो रहा है? लिखा क्या है? क्रिया के कार्य का फल, और फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है। तो अतः पत्र कर्म कारक है। इससे स्पष्ट है कि इनको विभक्ति के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं दो कर्म भी प्रयुक्त होते हैं, कहीं कहीं कर्म भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। गौण कर्म व्यक्तिबोधक होता है। गौण पद क्या होता है? व्यक्तिबोधक होता है। जैसे देखो, मैंने माताजी को पत्र लिखा, तो मैंने किसको लिखा? पत्र, माताजी को। तो इसमें देखो, इस वाक्य में पिताजी और पत्र दोनों कर्म कारक है, तो पिताजी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे माताजी होगा। इस वाक्य में माताजी और पत्र दोनों क्या है? कर्म कारक है। दोनों क्या है? कर्म कारक है। माताजी गौण कर्म है। पिताजी यहाँ गलत छप गया ना, तो माताजी के बारे में बता रहे। माताजी गौण कर्म है और मुख्य पत्र क्या है? मुख्य कर्म है। ठीक है, अब है नेक्स्ट करण कारण। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वो क्या होता है? करण कारक होता है। करण कारक की विभक्ति से या द्वारा है। करण कारक की विभक्ति क्या है? से या द्वारा। हथौड़े से पत्थर को तोड़ो, हथौड़े से पत्थर को तोड़ो। कलम से लिखो। उपयुक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द करण कारक हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों से छपे शब्द करण कारक है, जो लाल वर्ड से लिखे हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं से के स्थान पर के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे तो फोन के द्वारा संदेश भेज देंगे। रेल द्वारा सामान भेज दिया है, तो से की जगह क्या लगा दें यहाँ पे? के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्या है? करण कारक है। अब है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह पद संप्रदान कारक में होता है। जैसे दीदी मेरे लिए रानी गुड़िया लाई। दीदी मेरे लिए रानी गुड़िया लाई। महिला ने गरीब को भोजन दिया। इन वाक्यों में रानी के लिए और गरीब को दोनों पद संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में के लिए अथवा को परसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान का परसर्ग को है। दोनों का परसर्ग क्या है? को है। इसलिए इनकी पहचान और प्रयोग में भूल हो जाती है। इनमें अंतर होता है। देखो इनमें क्या अंतर होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ को आता है। क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्म का फल। क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है और कर्म के साथ क्या आता है? को आता है। संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है, कर्ता क्या किसी को कुछ दे रहा है, तो वो शब्द में को आता है। ठीक है, जैसे शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, तो कर्म कारक कर्म कौन है? कर्म कर रहे छात्र। ठीक है, और इसमें है शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं? छात्रों को क्या मिल रहा है? पठन सामग्री मिल रही है, तो देने का काम हो रहा है ना, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री दे रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया? संप्रदान कारक आ गया। तो ठीक है, ये अंतर है। अपादान कारक नंबर 5। जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वो पद अपादान कारक होता है। जिस पद से क्या हम अलग होने का भाव प्रकट करते हैं वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे बालक स्कूल से जा रहे हैं, तो बालक क्या हो रहे हैं? स्कूल से अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। यहाँ स्कूल से और पेड़ से अपादान कारक है। अपादान कारक का उपसर्ग से है, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो झड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, जिन पदों से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि का भाव प्रकट होते हैं वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे वह सभी से प्रेम करता है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये भी क्या है? अपादान कारक है। अब नंबर 6 देखिए, संबंध कारक। किसी वाक्य में आय संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है, प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक, किसी वाक्य में आय संज्ञा या सर्वनाम शब्द या संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे यह उसकी साइकिल है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। इन वाक्यों में उसकी तथा तुम्हारा शब्द संबंध कारक के उदाहरण है, क्योंकि इनका संबंध क्रमशः साइकिल तथा घर से है। संबंध कारक की विभक्तियाँ क्या है? संबंध कारक की विभक्तियाँ का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये इसकी विभक्ति है संबंध कारक की। अब है नंबर 7, अधिकरण कारक। जिस पद से क्रिया के आधार का बोध होता है, जिस पद से क्रिया के आधार का बोध होता है वो क्या कहलाता है? पद अधिकरण कारक होता है। जैसे तोता डाल पर बैठा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में
डाल पर और आकाश में उन स्थानों की को सूचित करते हैं जहाँ क्रिया का कार्य हो रहा है। अतः ये दोनों अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? अधिकरण कारक के। मैं और पर अधिकरण कारक के उपसर्ग परसर्ग हैं। मैं और पर अधिकरण कारक के परसर्ग हैं। संबोधन कारक, जिस शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक होता है। जैसे ओ लड़के जरा सुन लो, हे राम यह क्या हो गया। इन वाक्यों में ओ लड़के, हे राम संबोधन के रूप में है। संबोधन कारक में अन्य कारकों की अपेक्षा विशेष बात यह है कि इसमें संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे अरे, हे, अजी, ओ आदि। कभी कभी बिना अव्यय शब्दों के भी संबोधन कारक होता है, जैसे अरे निधि कहाँ चली गई, अरे राज पानी पिला दो, अरे राज पानी तो पिला दो। संबोधन कारक में संज्ञा शब्द के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। तो संबोधन जो संज्ञा शब्दों के बाद क्या होता है, इसमें संबोधन चिन्ह होता है। जैसे अरे निधि, तो उसके बाद संबोधन चिन्ह लगाना, तो अरे निधि ये क्या पता चल जाता है इससे कि संबोधन कारक है, तो इसमें ये वाला चिन्ह लग जाता है। ठीक है, संबोधन कारक चिन्ह लगता है। तो ये संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है संज्ञा के बाद में। ठीक है, तो एक बार हम फिर बताते हैं कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है।